हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल डांगी। आज हम लोग SA 320 करेंगे, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगी, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, मैंने आपको बताया था ऑडिट रिस्क के बारे में। ऑडिट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, और इसे क्या बोलते हैं? ROMM। तो मैंने ये बताया था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ऑडिटर ने ज़्यादा रिस्क आइडेंटिफाई किया है तो वो चाहेगा कि मेरा डिटेक्शन रिस्क मीन्स कि कोई मिस स्टेटमेंट छूट ना जाए, कोई डिटेक्ट होने से छूट ना जाए, वो कम से कम हो। अगर उसने रिस्क ज़्यादा आइडेंटिफाई किया तो वो चाहेगा डिटेक्शन रिस्क कम से कम हो। तो डिटेक्शन रिस्क दो चीज़ों से बनता है, सैम्पलिंग रिस्क और एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो अब मैं सैम्पलिंग रिस्क के बारे में बताऊंगी। सैम्पलिंग रिस्क होता क्या है? जैसे एज एन ऑडिटर मेरे पास कुछ है, मतलब चीज़ मतलब सेल्स है मेरे पास, उसमें जैसे 1000 आइटम है, 1000 वाउचर्स है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं 5% तक इसको चेक करूंगी, क्योंकि सब चेक करना पॉसिबल नहीं है ऑडिटर के लिए। तो वो 5% तक का रखा उसने, सैंपल लेगा, वो 5% चेक करेंगे। तो यहाँ पर 50 आइटम्स को मैंने चेक किया। 50 आइटम्स में से मुझे 5 आइटम में मेरे को मिस स्टेटमेंट नजर आई। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1000 आइटम में कितना रिस्क हो सकता है, कितना मिस स्टेटमेंट हो सकता है? 5/50 इंटू 1000 करके जो अमाउंट आएगा वो मेरे हिसाब से मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि ऐसे हो सकता है, पर ये गलत भी तो हो सकता है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें क्या है कि हम लोग का ये रिस्क है कि हम लोग एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैम्पलिंग रिस्क। तो अगर मुझे सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? सैंपल साइज को बढ़ा सकती हूँ। ऐसा ही मतलब सोचो कि अगर आपको डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा। सैम्पलिंग मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक कंपनी है, कंपनी 1 एंड सेकंड कंपनी है कंपनी 2। इसमें क्या है, ये क्या वेरी लेस रिस्की कंपनी है, और कंपनी 2 क्या है? रिस्की कंपनी है। तो इसमें क्या है कि कंपनी 1 में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम मिस स्टेटमेंट मिलेगा मुझे, और मुझे कंपनी 2 में ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मिस स्टेटमेंट लगेगा। तो आप जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ सेल्स कंपनी 1 का, तो जैसे यहाँ पर 0 ये वाउचर्स है, तो जैसे 1000 का वाउचर हुआ, 2000 का, ऐसे बहुत सारे वाउचर्स होंगे। तो यहाँ पर मिस स्टेटमेंट के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। तो मैं क्या कर, और यहाँ और इधर इस रिस्की कंपनी में क्या है? मिस स्टेटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिस स्टेटमेंट के चांसेस है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने कंपनी 1 के लिए क्या किया, मैंने सोचा, मैंने मटेरियलिटी सेट कर दी 50,000 पे, कि अगर 50,000 के कोई भी ऊपर होगा तो मैं उन वाउचर्स को तो चेक करना ही है। पर मैंने यहाँ रिस्की कंपनी में क्या किया, मैंने यहाँ बहुत कम मटेरियलिटी सेट की है, ओनली 5,000। मैं 5,000 के ऊपर सब वाउचर्स चेक करूंगी और ये सब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ऑडिट मतलब एज एन ऑडिट एविडेंस मैं ऑब्टेन कर पाऊंगी, मुझे बहुत सारे मिस स्टेटमेंट मिलेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, यहाँ मुझे ऑडिट एविडेंस बहुत कम मिलेंगे, मुझे ऑडिट एविडेंस बहुत कम मिलेंगे, और यहाँ पर मुझे ऑडिट एविडेंस ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा सैंपल्स चेक कर रही हूँ। तो अगर तो यहाँ मैंने क्या किया, अगर ऑडिट रिस्क मेरा ज़्यादा है तो मैंने मटेरियलिटी के कैसे सेट की है? लो, एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया 5000 वाला। और अगर ऑडिट रिस्क मेरे को क्या लगा है? कम है, तो मैंने मटेरियलिटी क्या सेट की है? हाई। एग्जाम्पल मैंने क्या सेट किया? 50,000 का। तो ऐसे हम लोग को, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी आइटम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर कि वो सेट करे मटेरियलिटी लेवल।
तो ये मटेरियलिटी हो गया। अब ये एक क्वेश्चन आता है, ये मटेरियलिटी का जो अमाउंट है ये कैसे डिफाइंड हुआ है? तो इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क बेंचमार्क क्या है? ये अकॉर्डिंग टू द जो भी यूजर्स होते हैं, इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस पर बेंचमार्क सेट होता है। एग्जाम्पल कि अगर डेट है, अगर जैसे पूरी डेट फाइनेंस्ड कंपनी है, तो ये जो डेटर्स होंगे, जो डेट ओन्ड करते हैं, तो वो लोग क्या देखना चाहेंगे कि हम लोग की एसेट्स, उन पे ज्यादा वो किस पे फोकस करेंगे? एसेट्स पे फोकस करेंगे। तो हम लोग का यहाँ बेंचमार्क क्या हो जाएगा? एसेट्स। ऐसे ही अगर इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो वो लोग किस पे प्रॉफिट ज्यादा फोकस करेंगे? प्रॉफिट्स पे फोकस करेंगे, रेवेन्यूज पे फोकस करेंगे। तो ये बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड यूजर्स ये बदलते जाते हैं। फिर अगर बेंचमार्क जैसे अगर हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया, बेंचमार्क जैसे हमने डिसाइड कर लिया, बेंचमार्क हमने डिसाइड किया जैसे रेवेन्यू डिसाइड किया हम लोग ने। तो अब जैसे रेवेन्यू का अमाउंट 1 करोड़ रुपीज है, और इस पे बेंचमार्क पे मुझे कुछ एक परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो मटेरियलिटी मेरे को निकलेगी, तब मैं मटेरियलिटी फाउंड कर पाऊंगी। तो ये परसेंटेज क्या है? ये परसेंटेज एज एज एन प्रोफेशनल जजमेंट मैं ऑडिटर निकालेगा परसेंटेज। तो उसने रेवेन्यू पे ऐसा सोचा कि मैं एज अ परसेंटेज 1% लगाता हूँ, तो 1 लाख मेरा मटेरियलिटी लेवल आ जाएगा। ये क्या है? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल उसने आइडेंटिफाई कर दिया। अब जैसे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी, इससे ज्यादा वो मटेरियल मतलब इससे ज्यादा वो मिस स्टेटमेंट मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये 1 लाख मटेरियलिटी लेवल आ गया। तो अब उसने क्या किया, अब जैसे रेवेन्यू है, अब रेवेन्यू में, और जैसे रेवेन्यू में अब जैसे 75,000 का कोई होगा वाउचर, तो ये क्या करेगा? स्किप कर देगा उसको, क्योंकि ये मटेरियलिटी लेवल के नीचे है, क्योंकि 1 लाख के नीचे है, तो इसको स्किप कर देगा। पर ऐसा करने से तो ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग 75,000 का जो वाउचर है, उसके अकॉर्डिंग ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, और ऐसा हो सकता है कि अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट भी हो कोई। एग्जाम्पल ले ले हम लोग 10,000 का वाउचर का कोई अगर अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मतलब जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है ऑडिटर, तो ये 2 तरह के मिस स्टेटमेंट अगर उसको आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो इसने मटेरियलिटी सेट की है, ओरल मटेरियलिटी, इसके चलते ये दोनों क्या हो रहे हैं? स्किप हो जा रहे हैं। तो वो ऐसा करेगा कि वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यूज करेगा। उसने ओरल मटेरियलिटी तो निकाल ही दिया, पर वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी निकालेगा हर एक एक आइटम्स के ऊपर। तो उसने रेवेन्यू का एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाला जो कि ओवरऑल मटेरियलिटी से कम होता है, ताकि हम लोग के जो भी अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो नहीं हो, वो एग्जीट नहीं करे हम लोग के मटेरियलिटी लेवल को। ऐसे ही ये 75,000, 10,000, 75,000 ऐसे कर करके ये 1 लाख को एग्जीट कर जाते हैं, अगर मैं ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट नहीं करूँ तो। मैंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अभी कितनी सेट कर दी है? 60,000 अगर सेट कर दिया मैंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रेवेन्यू के हिसाब से, तो मैं जो भी वाउचर्स होंगे 60,000 के ऊपर, मैं सबको चेक करूंगी, तो ये जो 75,000 का वाउचर है ये भी आ जाएगा इसके अंदर, चेकिंग के अंदर, सैम्पलिंग के अंदर, जिससे मेरा क्या हो रहा है? अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट नहीं हो रहे हैं और कम हो जा रहे हैं, जिसके चलते अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट ओवरऑल मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, ओवरऑल मटेरियलिटी को एग्जीट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग 1 लाख को एग्जीट नहीं कर पाएंगे अगर मैंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कर दिया है तो एक बार मैंने पढ़ते हैं एक बार। अब मटेरियलिटी मतलब ये होता है कि वो कोई ऐसा अमाउंट जो फाइनेंशियल जो भी इकोनॉमिक जो भी यूजर्स होते हैं उनके इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। जैसे 10 रुपीज है, अगर 10 रुपीज में मिस स्टेटमेंट भी होता है तो वो इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगा यूजर्स के। और अगर जैसे ही अगर असेट अगर 1 करोड़ की है और उसमें मटीरियल है, जैसे कोई अमाउंट मिस स्टेटमेंट है वो 90 लाख का है, तो ये एक मटीरियल अमाउंट है, तो ये अफेक्ट करेगा यूजर्स को, ना कि ₹10। तो ये मटेरियलिटी जो अफेक्ट करता है इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर को। फिर आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके मटेरियलिटी। मटेरियलिटी होता क्या है? मटेरियलिटी क्या है? एक मिस स्टेटमेंट है इंक्लूडिंग ओमिशंस कंसीडर्ड मटीरियल इफ, वो ओमिशन को मटेरियल हम लोग तब बोलेंगे जब इफ इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का नेचर और साइज पे भी वो मटेरियलिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।
Based on consideration of common financial information needs and effect of misstatement on in specific individual users are not considered. हम लोग common financial information, common जो persons होते हैं, common financial information needs मतलब जो common users है, हम लोग के main important users है, उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि कोई specific individuals पे हम लोग फोकस करके मटेरियलिटी निकालते हैं. फिर आता है मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. मटेरियलिटी क्या है? मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. रीजनेबल फॉर ऑडिटर टू अज्यूम दैट. ऑडिटर क्या सोच के मटेरियलिटी वगैरह सब निकालता है, करता है कि रीजनेबल नॉलेज है यूजर्स को बिजनेस का और विलिंगनेस टू स्टडी इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रीजनेबल इंटेलिजेंस. अंडरस्टैंड करते हैं वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर होता है, प्रेजेंटेड होता है, ऑडिटेड होता है टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी. उनको ही पता है कि यूजर्स को, ऑडिटर ये सोच के चलता है कि यूजर्स को पता है कि मैं मटेरियलिटी पे ही बेस करके ऑडिट करता हूँ. फिर रिकॉग्नाइज करता है अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन मेजरमेंट ऑफ अमाउंट, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स एंड फ्यूचर इवेंट्स. कि यूजर्स को वो सोच के रखता है कि यूजर्स को पता है कि एस्टिमेट्स वगैरह में जजमेंट्स यूज होते हैं और ये मतलब अनसर्टेनिटीज है ये सब. मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने बताया था मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, ये दोनों कंसिडर कब होते हैं? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द आरओएमएम. आरओएमएम डिसाइड करते समय, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा तो मटेरियलिटी में क्या करूंगी? लो सेट करूंगी, जिससे मुझे ऑडिट एविडेंस ज्यादा ऑब्टेन करने पड़ेंगे और मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे. इवेल्युएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्मिंग ओपिनियन. तो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क कहाँ कहाँ यूज आता है, तो ये लिखा हुआ है. इन प्लानिंग एंड ऑडिट, auditor make judgment about size of misstatement that will be considered material. These judgments provide basis for determining nature, time and extent of risk assessment procedure, identifying and assessing risk of material misstatement, determining nature, time and extent of further audit procedure. तो ये कहाँ हेल्प होता है? ये चीज़ों में जजमेंट यूज करने में काम आता है, इसके जजमेंट लेने में काम आता है. Materiality not establish amount below which uncorrected misstatement will be evaluated as immaterial. Materiality not necessarily establish amount below which uncorrected misstatement. ये मतलब ये बोल रहा है कि अगर 1 लाख का वाउचर है तो ये बोल रहा है कि 1 लाख का अगर वाउचर है तो उसके नीचे भी कोई अमाउंट मटेरियल हो सकते हैं. Some misstatement may cause auditor to evaluate them as material even if they are below materiality. मतलब 1 लाख की कोई भी वाउचर, उसके नीचे भी कोई ऐसा आइटम हो सकता है जो कि मटेरियल इन द सेंस हो सकता है. तो ये पूरा पैराग्राफ ये बोल रहा है. अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट. तो हम लोग को मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, तो ऑब्जेक्टिव यही है ऐसे का कि हम लोग को मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग की ऑडिट. परंतु ऐसा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं लगाएंगे तो 10-10 रुपए के वाउचर्स भी चेक करने बैठ जाएंगे हम लोग. अब डेफिनेशंस मैंने बताया था. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल. अमाउंट सेट बाय ऑडिटर क्या है? 60,000. लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल 1 lakh. टू रिड्यूस to an appropriately low level the probability that aggregate of uncorrected and undetected misstatement. मैंने uncorrected and undetected misstatement बताया था 75,000 plus 10,000, वो exceed ना कर जाए मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ एग्रीगेट लिखा है, मतलब ऐसे 75,000 10,000 बहुत सारे हो सकते हैं जो कि एग्जीड ना कर जाए 1 लाख को. तो इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं. ऑल्सो रेफर टू द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी फॉर द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. ये मैं आपको बताऊंगी क्या है कि हम लोग मटेरियलिटी लेवल उनके परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इन सब चीज़ों के लिए भी सेट करते हैं. फॉर द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. मैं बता देती हूँ आपको, ये नीचे मैंने लिखा है द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. हाँ, ये वाला वही पॉइंट है. ऑडिटर डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी डिफाइन करता है 1 लाख. If in specific circumstances one or more class of transaction, account balance or disclosure for which misstatement of lesser amount than materiality for financial statement expected to influence economic decisions of the user, auditor determine materiality level to those COT, class of transaction, account balance और disclosure. अब यहाँ क्या बोल के रखा है कि अगर वो 1 लाख के नीचे कोई भी अमाउंट का हो पर वो मटेरियल अमाउंट हो तो वो ऑडिटर अलग से उसका मटेरियलिटी लेवल निकालता है. तो यहाँ पर यही बोल के रखा हुआ है कि ऑडिटर
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उनका भी निकालते हैं जो कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंस पे डिपेंड होते हैं, मतलब है वो लोग। फैक्टर्स इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल, मतलब 1 लाख के नीचे, तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि 1 लाख के नीचे वाली भी हम लोग के लिए मटेरियल है? कौन कौन से फैक्टर्स है ये? लॉज, रेगुलेशंस और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अफेक्ट यूजर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम। एग्जाम्पल, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो उसमें हम लोग ये सोचेंगे कम अमाउंट का भी हो, 80,000 का भी हो, 60,000 का, 50,000 का, तो भी वो मटेरियल हो सकता है। की डिस्क्लोजर, इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि अगर वो 1 लाख के नीचे भी हो तो भी वो कोई कोई इंडस्ट्रीज के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, मटेरियल हो जाती है। अटेंशन फोकस ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एग्जाम्पल न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस के समय। अब आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मोर देन वन अमाउंट सेट टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट द मोर देन वन अमाउंट मीन्स हम लोग अकाउंट पेबल का अलग से कर सकते हैं, रेवेन्यू का अलग से डिसाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सबका अलग अलग करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। किसी का 60,000 मैंने बताया था, किसी का मैं 70,000 रख सकती हूँ एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो रिड्यूस क्या करना है हम लोग को, अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट को रिड्यूस करना है ताकि वो एग्जीड ना कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियलिटी को। ऑल्सो फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट। फिर आता है, मैंने बताया था आपको बेंचमार्क। बेंचमार्क डिसाइड होता है, रेवेन्यू का मैंने बेंचमार्क का एग्जांपल दिया था, उस पर मैंने परसेंटेज अप्लाई कर दिया एज पर दी परसेंटेज एज पर दी प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो परसेंटेज अप्लाइज टू द चूजन बेंचमार्क, यहाँ रेवेन्यू लिया था मैंने एज स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। होल का निकाला था मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का। फैक्टर्स अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क। अब मुझे किसी को बेंचमार्क लेनी है तो मैंने रेवेन्यू को क्यों लिया था, अबे ये बताएगा क्यों लिया था आपने। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ यूजर्स आर फोकस, मैंने डेट के बारे में बताया कि असेट पे वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यूजर्स टेंड्स टू फोकस ऑन प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेट एसेट्स। जिनको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा वो लोग रहते हैं कि हम लोग को देखना है, तो उनके लिए क्या होगा, रेवेन्यू या फिर उनके लिए नेट एसेट्स होंगे। नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड। इफ सोली बाय डेट देन इक्विटी यूजर्स मोर फोकसेस ऑन द एसेट, वो लोग एसेट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। फिर आता है वोलेटिलिटी, कितना वोलेटाइल है वो बेंचमार्क। ज़्यादातर जो कम वोलेटाइल होते हैं तो उसी को ऑडिटर ज़्यादा प्रेफरेंस करता है लेने के लिए, जो कम चेंज होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क क्या हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इक्विटी, नेट एसेट्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफन यूज्ड फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है जो प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ऐसे ही अगर when profit before tax is volatile, अगर profit before tax बहुत ही ज़्यादा volatile है तो हम लोग क्या करेंगे, अदर बेंचमार्क्स में बी यूज्ड वेयर अप्रोप्रिएट, फॉर एग्जांपल जीपी रेशियो या फिर टोटल रेवेन्यू में भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत volatile है अगर तो। Materiality determined based on percentage of profit before tax from continuing operation, circumstances giving rise to exceptional decrease or increase in such profit, materiality more appropriately determined using normalized PBT। अगर ये लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर आप बेंचमार्क सेट करते हो और वो अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करो, नॉर्मलाइज पीबीटी निकाल दो। नॉर्मल जितना पीबीटी होता है उस पर आप परसेंटेज लगा के देखो। डिटरमाइन परसेंटेज अप्लाइज टू चूजन बेंचमार्क इन्वॉल्व्स, मैंने बताया था प्रोफेशनल जजमेंट अफेक्ट करता है परसेंटेज डिसाइड करने के लिए। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड बेंचमार्क। परसेंटेज अप्लाइज टू पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नॉर्मली हायर देन द टोटल रेवेन्यू। मीन्स अगर ये जैसे बोल के रखा हुआ है, अगर टोटल रेवेन्यू है 1 करोड़ और जैसे यहाँ पीबीटी दे के रखा है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही कम होगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 12 लैक्स, तो इस पे हम लोग को कम परसेंटेज हम लोग लगाएंगे अगर
तो भी चलेगा, पर इसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने कितना परसेंटेज बोला है रेवेन्यू का? 5। रेवेन्यू का इन्होंने 1% बोला है। देखो आप लिखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू का इन्होंने 1% बोला है और टोटल एक्सपेंसेस का भी 1% बोला है, पर जबकि पीबीटी का इन्होंने कितना बोला है? 5% बोला है। तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी? यहाँ मैं लगाऊंगी 5% और यहाँ 1%। ऐसा हो गया। अब उसके बाद आता है, अब हम लोग क्या करना है? रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। हम लोग मटेरियलिटी को हर वक्त रिवाइज करते जाएंगे जब हम लोग को अलग अलग ऑडिट एविडेंस मिलता जाता है। तो मटेरियलिटी नीड्स टू बी रिवाइज्ड एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस अकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। एग्जाम्पल, डिस्पोज ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस। न्यू इन्फॉर्मेशन अगर कुछ मिली है मेरे को, तो चेंज इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, तो मैं ऐसे रिवाइज करती जाऊंगी मटेरियलिटी को। और डॉक्यूमेंटेशन मुझे क्या क्या करना है? मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, कितना मटेरियलिटी मैंने डिफाइन किया था? 1 लाख। मटेरियलिटी लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, मींस जिसको मटेरियलिटी, इसका अमाउंट तो कम था पर अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर्स वो मटेरियल है। और एक आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या था, और उसके बाद आता है कि एनी रिवीजन इन अबव, जब उन्होंने ये रिवाइज तो नहीं किया है तो वो भी हम लोग को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आप ये फुल नोट्स मैंने बना के रखे हैं, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर देना। एंड थैंक यू।